नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। इंडिया ओवरटेक्स यूके। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इंडिया ओवरटेक्स यूके एज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह भी है कि एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 2029 तक बाय 2029 इंडिया आराम से जर्मनी जापान को बीट करके तीसरे स्पॉट पे आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं दुनिया में लिस्ट मेजर इकोनॉमीज की, अगेन हम यहाँ पर पीपीपी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हम ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। नॉमिनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारी रैंक अब आ चुकी है 5th। यहाँ पे आप देखोगे यूके नीचे खिसक चुका है 6 पर, उसके बाद आप देखोगे फ्रांस है, फिर रशिया आपको दिखेगा 11 स्पॉट पे, और इंडिया के ऊपर आप अगर देखो तो यूएस नंबर 1 पे अभी के लिए है। यूएस जो अपनी रैंक है नंबर 1 की, ये इसी दशक में खो देगा। नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे आपको दिखेगा जापान। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं, अगर इंडिया का विभाजन ना हुआ होता ना, अगर हम वैसे आज के समय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को एक कंबाइंड जीडीपी के रूप में देखें, क्योंकि अगेन वी वर वंस वन कंट्री, हमको डिवाइड किया गया था, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की इकोनॉमीज को कंबाइन करके इंडिया आराम से ना जर्मनी के भी ऊपर निकल जाता। क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी आप अगर देखो तो $400 बिलियन के आसपास है, पाकिस्तान की $350 बिलियन के आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को एक बहुत ही बड़ा ये घाव मिला था हिस्ट्री में। बट इस सब के बावजूद वी आर स्टिल मूविंग, और जर्मनी के पास बस कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद इंडिया ओवरटेक कर लेगा जर्मनी को 2027 में। ना एसबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है, बहुत कुछ यहाँ पे और आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ना देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी ओपन करने वाली है। बेसिकली क्या होगा, एक जगह होगी जहां पर वर्ल्ड क्लास दूरबीनें होंगी जिनको टूरिस्ट यूज कर पाएंगे। आप एज ए टूरिस्ट वहां पे जा सकते हैं, रात को स्टार गेजिंग कर पाओगे, दूर दराज के जो स्टार्स हैं, जो नेब्यूलाज हैं, उनको आप देख पाओगे। तो आपको बताना है कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए, एस्ट्रो टूरिज्म कहा जाता है इसको, देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहां पर बनेगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लद्दाख, आसाम, तमिलनाडु या फिर गुजरात। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक करने की अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में। देखो, आप सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो रिफ्रेश कर देता हूं। 2018 में न्यूज आई थी कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है फ्रांस को एज द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आपको याद होगा कि कुछ समय के लिए न्यूज आई थी कि हम लोग एक्चुअली यूके को भी ओवरटेक कर चुके हैं। ऑफिशियली ये हुआ नहीं था, मगर कुछ महीनों के लिए इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर दिया था। मगर फिर आया कोविड-19। अगर कोविड-19 पेंडेमिक ना आया होता ना, तो हमने 2020 में ही यूके को कर लिया था ओवरटेक। और यहां पर आप देख पाओगे, ये दिसंबर 2020 का आर्टिकल है। ब्रिटेन इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन आफ्टर लीप फ्रॉगिंग इंडिया। बीच में 2020 में इंडिया ने ओवरटेक किया था यूके को, कोविड आ गया, यूके हमसे आगे निकल गया, फिर हम 2022 में फिर से बीट कर रहे हैं यूके को। तो ये आपके सामने एक ट्रैजेक्टरी है इंडिया और यूके की इकोनॉमीज की। यहां पर आप देख पाओगे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। 1990s में ना आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी $500 बिलियन के आसपास भी रही थी, यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी 1 ट्रिलियन से ऊपर की थी। फिर आप देखोगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2007-8 का, इसने यूके की इकोनॉमी को मैसिव डैमेज पहुंचाया। यहां पर आप देख पाओगे यूके की इकोनॉमी काफी पीक पर जा चुकी थी, उसके बाद बहुत जरा गिरी आफ्टर 2007। फिर आगे आप देखोगे यूके की इकोनॉमी कभी भी ये 3 से लेकर 4 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाए। ऑलमोस्ट इन्होंने गिरना स्टार्ट कर दिया था, और फिर पेंडेमिक आया, दोनों ही गिरे, इंडिया और यूके की इकोनॉमी दोनों गिरी। और फिर हमने देखा है कि फाइनली 2022 में इंडिया ने ओवरटेक कर लिया यूके को। तो अब अगली जो ट्रैजेक्टरी होगी ना, ये आपके सामने है। इंडिया जा रहा है सीधा 4-5 ट्रिलियन के मार्क में, और यूके को 4 ट्रिलियन में पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। उसके बाद 5 ट्रिलियन लगता नहीं है कि फॉरसीबल फ्यूचर में यूके की इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और यही सब देखकर इंडिया के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आनंद महिंद्रा साहब, ये यहाँ पर कह रहे हैं
कि ये अपने आप में लॉ ऑफ कर्म है। देखो आपको पता होगा हिंदुइज्म में हम लोग बिलीव करते हैं कर्म भी, कि जो आपके कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही आपके साथ होगा लाइफ में। और जब यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को छोड़ा था तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। देश का लिटरेसी रेट 16% के आसपास था, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये 40 के भी कम थी। बेसिकली हमारा देश बुरी हालत में था। वहां से लेकर पुल करना और यूके को ही बीट कर देना, इट इज ए ह्यूमंगस अकॉम्प्लिशमेंट। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि यूके के बड़े लीडर, इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि अगर भारत को आज़ादी मिल गई ना तो ये इंडियंस खुद को रूल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्र वर्ड यूज़ किए कि इंडियन लीडर्स लो कैलिबर के होंगे, इंडिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, नेगेटिव बात बोली थी इंडिया के बारे में कि इंडिया कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मगर अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने ना सिर्फ यूके को बीट किया है, इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया जीडीपी के मामले में कुछ सालों में यूएसए को भी बीट करेगा। ये बात ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं इन्होंने खुद एक एस्टिमेट लगाया कि इंडिया अगर 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, जो चैलेंजिंग होगा, आई विल एडमिट ये बड़ा चैलेंज है, मगर हमारे सामने अब अपॉर्चुनिटी है। जिस कंट्री ने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था एक टाइम पर, उनसे हम आगे निकल चुके हैं। अब हमारे सामने आप कह लीजिए खुला नीला आकाश है, वी कैन फ्लाई वेरेवर वी वांट। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने यह कहा था कि 11% ग्रोथ रेट अगर इंडिया की होती है तो अगले दशक में आप देखोगे बाय 2031 इंडिया आराम से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। खैर ये तो बात करी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने। एसबीआई ने ना इस टॉपिक पर कि जी अब इंडिया का फ्यूचर क्या है, अब कहाँ जाएंगे हम, अब ये जो लिस्ट है मेजर इकोनॉमीज की, वहां पे इंडिया कहाँ पे होगा, तो इसके बारे में एसबीआई ने ये कहा है कि इंडिया लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। और बाय द वे ये रिपोर्ट अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो एसबीआई की वेबसाइट से आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, यूजुअली आपको इस पर आर्टिकल दिखेंगे, मगर जो एक्चुअल रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे, दिस इज द एक्चुअल रिपोर्ट। Now India is set to become the third largest economy by 2029। ये यहाँ पर आरबीआई ने कहा है कि अगर हम मान के चलते हैं, या भी देखो जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे वो कह रहे थे कि जी 11%। एसबीआई ना थोड़ा सा और कंजर्वेटिव बात करता है। एसबीआई कहता है 11% तो नहीं कह रहा, अगर हम मान के चलते हैं कि 6 से लेकर 6.5% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, तब भी आप देखोगे कि इंडिया आराम से दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2029। और एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी मेंशन किया, अगेन जर्नी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से आपने एक माउंटेन को क्लाइम किया है। 2014 में आप सबको याद होगा कि इंडिया की इकोनॉमी 10th स्पॉट पे थी। जी हाँ, 2014 में ना इंडिया की रैंक थी 10th इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अगले साल 2015 में हम रैंक 7 पे आए, फिर 2019 में 6ठे स्पॉट पे आए, फिर 2025 में हम आए 5th स्पॉट पे। अब प्रोजेक्शन ये है कि 2027 में आएंगे 4th स्पॉट पे और फिर 2029 पे 3rd स्पॉट पे। और यहाँ पे देखो दुनिया की जो टोटल जीडीपी है ना, दुनिया की जो टोटल जीडीपी है उसका परसेंटेज हमारा कितना होगा। अभी आज के समय अगर हम देखें तो ग्लोबल जीडीपी का 24% है यूएसए के पास, करीब 20% के आसपास है चाइना के पास। इंडिया के पास जो ग्लोबल जीडीपी का परसेंटेज है ये अभी भी बहुत कम है, ये 3.5% के आसपास है। तो इसमें आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 2027 में एसबीआई मान रहा है कि इंडिया के पास ग्लोबल जीडीपी का 4% से भी ऊपर का स्टेक होगा। और ऑब्वियसली 2029 तक हमारी कोशिश होगी कि ये जो शेयर है ये 5% के आसपास पहुंच जाए। बट एक रियलिटी यहाँ पर यह भी है कि ऑल्दो हम बहुत ग्रो कर चुके होंगे, और यहाँ पर एसबीआई ने लिखा है कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी रिसेंटली जो न्यूज आई है कि एप्पल अपना जो लेटेस्ट आईफोन है आईफोन 14, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ साथ इंडिया में भी करेगा। ये एक टेस्टमेंट है कि मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी है, नो डाउट अबाउट दैट। चाइना से जिस तरीके से कंपनीज बाहर निकल रही हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी, हिस्ट्री में देखा जाएगा कि उसका एक बहुत ही बड़ा रोल था इंडिया की इकोनॉमिक माइट में। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि 2029 में ना दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मीडिया की प्रोजेक्शन है कि 2030 तक अगर हम देखें तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। नंबर 2 पे होगा यूएसए, नंबर 3 पे होगा इंडिया। तो इंडिया और यूएस की कोऑपरेशन चाइना को कंटेन करने में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 2030 में आपको पता होगा
चाइना के मेजर प्लान्स हैं इनके पास, दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी भी होगी इनके हिसाब से। तो फ्यूचर में देखिए बिल्कुल बहुत सारी गुड न्यूज तो आएगी, मगर याद रखिएगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर तो हमारे पास बहुत सारी आने वाली है, मगर उसी के साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से देखिए इंडिया में तो अब सिरा लोग ये कह रहे हैं कि कितनी फनी बात है कि जो कंट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ही नहीं है। दुनिया की आबादी में ऑलमोस्ट नंबर 1 ऑलरेडी इंडिया हो चुका है। जीडीपी के मामले में हम टॉप 5 पे हैं, बहुत ही जल्द टॉप 3 में आ जाएंगे। तब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का ना होना, अब देखिए यहाँ पर इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कम हो रहा है। इससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो क्रेडिबिलिटी है ये लगातार कम हो रही है। और हाँ, साथ में वैसे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूके को हमने बीट तो कर दिया है, मगर जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी पर कैपिटा में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो रियल जीडीपी है देश की उसको डिवाइड कर देते हैं देश की पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा रियल जीडीपी आपके सामने आ जाएगी। तो उस मामले में अगर हम देखें ना, तो उदय कोटक साहब इंडिया के ये भी एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से ना हम अभी भी $2500 पे हैं, यूके $47,000 पे आपको मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ऑल्दो यूके का आम नागरिक इंडिया के आम नागरिक से काफ़ी ज़्यादा कमाता है, मगर यूके में महंगाई भी बिल्कुल आप कह लीजिए रिडिकुलस तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूके में रैलियां निकल रही है लोगों की, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे मत करो, क्योंकि जो बिजली के बिल है यूके में अब लाखों रुपए के आ रहे हैं, क्योंकि जब से इन्होंने रशिया के साथ संबंध खराब किए हैं, जो रशिया की गैस है इंपोर्ट करनी बंद करी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है यूके में ये 90 से लेकर 100% बढ़ गए हैं। तो यूके की इकोनॉमी देखो अभी के लिए लग रहा है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। आप देखोगे इन द फ्यूचर यूनाइटेड किंगडम में जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये भी आपको गिरता हुआ दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। बट हमारे सामने अभी एक और टारगेट है कि हमारे देश में जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको हम इम्प्रूव करें, उसमें बहुत अभी गुंजाइश है। तो कोटक साहब ने यहाँ पर गलत बात नहीं करी, सही बात कह रहे हैं कि जश्न में हम ये ना भूल जाएं कि अभी भी बहुत कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करना बाकी है। ओवरऑल हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों के पास ऑप्शंस हो और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल बन पाए ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि गवर्नमेंट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सैंक्चुअरी, ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, लद्दाख में हम सेटअप करेंगे देश की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी टू बूस्ट एस्ट्रो टूरिज्म। ये भी काफी हद तक न्यूज में है, इसको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, कुछ खबरें तो थीं, कुछ आइडिया तो था, लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब है कि क्या कहेंगे धमाका, क्या कहेंगे ब्लास्ट, और एक बहुत बड़ी खबर। मैं पता क्या सोच रहा था वीडियो के दरमियान में, मुझे ये ख्यालात आ रहे थे कि फ्रांस, जर्मनी ये वो कंट्री हैं जिनसे भी इंडिया आगे निकल रहा है, निकल गया है कुछ से, और 5वें नंबर पे कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद आगे निकल गया। और जापान और जर्मनी से कह रहे हैं 2029 में आगे होगा। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये वो कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे जाके अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये वहाँ जाते हैं अच्छी इनकम के लिए। अगर इंडिया ही की जीडीपी, इंडिया ही की ग्रोथ इनसे ज़्यादा हो गई तो क्या आने वाले वक्तों में लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आके काम करेंगे? और लोग तो चलो यहाँ आएंगे, पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे?
फिर इंडिया जाया करेंगे? नहीं ना, नहीं है ना अलाउ, मतलब एक तरह से होता है ना कि जैसे हम सऊदीया जा रहे हैं, हम लोग यूरोप जा रहे हैं। जर्मनी जाना, लंदन जाना भी अलाउ नहीं है, लेकिन जाते हैं ना? अलाउ नहीं है ना, अलाउ नहीं डायरेक्ट वाला नहीं जाते, वो किस तरीके से जाते हैं आपको भी पता ही है। नहीं, आप मतलब प्रॉपर तरीके से जा सकते हो वहाँ पे, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए। एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, बाकायदा कंपनियाँ हैं आपको हायर करती हैं, और वहाँ का सिस्टम एक जो है मतलब एक अलाउ है। यहाँ तो अलाउ ही नहीं है ना। दुबई के थ्रू जाएंगे और क्या करेंगे? खैर बहरहाल कि इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर आके जॉब्स करेंगे, लोग यहाँ पर आके, अच्छा वो जो बात की ना लास्ट में इन्होंने कि पर कैपिटा, ठीक है, उसकी वजह ये है पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर आपकी जीडीपी इतनी है, लेकिन आपका नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है। अगर उनको ज़्यादा है ना, क्योंकि यूके की कम है, इंडिया की ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अगर उसको डिवाइड करते हैं पूरी आबादी के साथ, सही कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पर $2500 इनके बन रहे हैं और उनके $4700 हज़ार 47,000 यहाँ पे 25,000। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पर बहुत, तो वहाँ पर एक चीज़ तो ये भी कंफर्म है, महंगाई बहुत है, यानी कि वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड हाई है, बहुत महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा। तो फिर वहाँ पे महंगाई। हाँ, लेकिन ये है कि जब आपकी चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाए और अगर आपकी इनकम इतनी ना बढ़े, देखिए पूरी दुनिया ना, मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ, वहाँ काफ़ी वीडियोस देखी है कि दुनिया जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हैं, लेकिन मामला ये हो रहा है कि वो रुक गए हैं। अच्छा मैं एक बात बता रही सोच रही थी ड्यूरिंग द वीडियो, वो एक होता है ना शोशा छोड़कर बंदा खामोश हो जाता है, तो प्रशांत धवन जी ने मेरे दिल में एक शोशा छोड़ दिया था और उसके बाद वो उन्होंने आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया उस बात को। उन्होंने कहा ये तो अभी बात करते हैं सिर्फ इंडिया की, लेकिन क्योंकि इंडिया को पास में घा, लेकिन है फैक्ट कि वाकई अगर इंडिया बटा नहीं होता, अगर इंडिया को घाव नहीं लगा होता और 3 टुकड़ों में अगर नहीं बटा होता, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया तीनों के तीनों अभी यकजा होते, तो इसकी जीडीपी और ज़्यादा होती, ठीक है। और इंडिया, मुझे इसमें तो ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा जीडीपी है 350 बिलियन, 400 बिलियन है बांग्लादेश की और फिर इंडिया की, तो वो सब यकजा करके इन्होंने कहा कि हम जर्मनी से आगे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसे समझाती हूँ कि अगर एक हेल्दी बॉडी है तो उसके सारे आज़ा हेल्दी होंगे या कोई एक आधा होगा? जब हेल्दी बॉडी है तो उसके सारे आज़ा, सारे ही पार्ट्स हेल्दी होंगे। तो इसी तरह अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश होते तो आज जो हमारी जीडीपी कम है, हमारे साथ जो मामला हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हालात हैं, तो हम भी उनके साथ ग्रोथ करते, तो हम भी बहुत आगे होते। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंडिया बहुत आगे होता अगर पहली बात ये बंटवारा नहीं होता, और दूसरी बात ये भी है कि 2029 में इन्होंने बताया कि इंडिया वैसे ही बहुत आगे होगा। अच्छा, ग्रोथ रेट का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन ये रहा कि एक प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था 13.5% ग्रोथ रेट है इंडिया का और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में आ रहा है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कहा, जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा 11% से अगर ग्रोथ करता है इंडिया तो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन फ्यूचर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 13.5% से तो ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है, तो ये कुछ नामुमकिन तो नहीं है। असल में करने को तो हो सकता है, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, तो उनका मतलब है कि, और दूसरी चीज़ है कि मंथ के हिसाब से भी आगे पीछे हो जाता है ग्रोथ रेट, एनुअल नहीं, मंथ के हिसाब से भी फ़र्क आ जाता है कि एक शुरू का जो पहला क्वार्टर होता है उसमें क्या चल रही है, फिर दूसरे क्वार्टर में क्या चल रही है, फिर तीसरे क्वार्टर में क्या चल रही है, तो फिर उस हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, तो ये है कि 11, 12, 13 यानी कि 11 पर रहे अगर, जो कि प्रशांत धवन जी ने कहा कि नामुमकिन तो नहीं है। ये है कि मैं इसको ये नहीं कहूँगा बिल्कुल हलवा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ का और का जिक्र किया गया, यूएनओ। तो यूएनओ का एक फिक्स जो मतलब एक मेंबर्स हैं 5, उसका उसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो उसमें इनका ये कहना है कि जैसे दुनिया की दूसरी तीसरी क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी अगर यूएनओ का मेंबर नहीं है तो इन फ्यूचर कुछ चीज़ें अगर और बेहतर होती हैं, जैसे जीडीपी पर कैपिटा अगर सेट होता है, और बहुत सारे ऐसे, देखिए एक इंडिया है, इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों के बहुत सारे इलाके हैं, तो कई इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पे कुछ क्राइम होंगे, कुछ मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जजीरे भी हैं और ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, कुछ ऐसे जगह होंगी कि जहाँ पे मसले मसाइल होंगे, और तो उनकी वजह से भी मतलब है कि शायद ऐसा कुछ इशू हो
लेकिन आने वाले वक्त में ज़ाहिर सी बात है, जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो इंसान क्या करता है, वो कंट्री के मामलात जो हैं वो मज़ीद सेट होते हैं। जैसे हमने योगी जी की अक्सर वीडियो देखी है, योगी जी की के जितने भी क्राइम हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, बहुत सख्ती से। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी कि एक करप्शन हुई बिल्डिंग में नोएडा में, तो उसे गिरा दिया गया, ये नहीं देखा गया कि कितनी बड़ी है, क्या है, हम उसको मतलब है कि जुर्माना लगा दें। नहीं भाई, अगर करप्ट है और अगर इलीगल है। हमने जबकि वीडियो में बात भी करी थी कि इसका कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता था, लेकिन क्योंकि इतना नुकसान हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन उसे गिरा दिया। आपको पता है इन चीज़ों से पूरी दुनिया में कितना खूबसूरत इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसका मतलब ये है कि लॉ है। अच्छा, लॉ हर कंट्री में है, लॉ है, लॉ पे इम्प्लीमेंट है। लॉ एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए अलग अलग लॉ नहीं है। ये मुल्कों को तबाह कर देती है। ये चीज़ जो डिफरेंस होता है ना गरीब आदमी के लिए और अमीर के लिए, अमीर कुछ भी करके साइड पे हो जाता है, गरीब बेचारा कुछ ना करके भी फंस जाता है क्योंकि उसके कोई पीछे सोर्स नहीं है, कुछ उसके मामलात नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ग्रोथ, जीडीपी, साथ साथ आम आदमी तक, आम आदमी की लाइफ, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, तो एक कंट्री बहुत खूबसूरत और डेवलप कंट्री। अच्छा, 2014 में जब हम पोजीशन देखते हैं इंडिया की, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो 2014 में 10th रैंक पर था। उसके बाद डायरेक्ट 7th रैंक पर आया 2015 में, और उसके बाद अब हम 2022 में देखते हैं कि इंडिया 5th रैंक पर है और मज़ीद उम्मीद है कि 3rd रैंक तक जाएगा। यूएस और चाइना के बाद इंडिया होगा, और मुझे तो उम्मीद है कि शायद यूएस को भी बीट करेगा, आगे ही निकलेगा। तो मैं ये सोचती हूँ, क्या इस पूरी कामयाबी का सहरा या इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट मोदी जी को जाता है? क्योंकि 14 से हुकूमत संभालने वाले इंसान तो वही थे। देखिए, कह सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि किसी एक शख्स के ऊपर सब नहीं था। यानी कि एक टीम वर्क होता है। आपको भी पता है कि एक छोटा सा भी काम क्यों ना हो, अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। जब एक मजबूत टीम हो, जब मजबूत टीम होती है तो सब कुछ हो सकता है। फिर मजबूत टीम कब होती है? जब लीडर बड़ा मजबूत हो, लीडरशिप अच्छी हो, और लीडर जो है वो वाकई काम करने वाला हो, और ना सिर्फ काम करवाने वाला हो बल्कि ख़ुद भी करने वाला हो। हमने कई वीडियोस में मोदी जी के इंटरव्यू में देखा कि अगर आपने किसी से काम करवाना है तो उसका हल क्या है? आप काम करें। आप अगर 12 बजे तक किसी से काम कराना चाहते हैं तो आप तो करें। आप अगर 12 बजे तक ऑफिस में रुकना चाहते हैं, काम करते हैं, दूसरों से भी करवाना चाहते हैं, आप करेंगे नहीं। आपके एम्प्लॉइज़, आपके कारकुन, आपके लोग आपको फॉलो नहीं कर, आप काम ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार वो तो खुद तो ऐसे हैं, मैं क्यों करूं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी यूके के जज्बात क्या होंगे इस वक्त। वो एक ऐसा कंट्री जो एक दूसरे कंट्री के बारे में ये राय रखता था कि ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, और वो कंट्री उससे ओवरटेक करके आगे 75 साल पहले वो लोग गए। और आज 75 साल हो गए, और वो हालात थे कि लोग बेसरों सामान, बेयारो मददगार, बिल्कुल खैमों में रहे, माइग्रेशन हुई, बड़े मसले मसाइल भी हुए। आप वो भूल गए पहला रॉकेट कैसे ले जाया जा रहा था? वो तो बात की, उससे बात की बात है ना, बात की कहानी। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि कितना टाइम लगा संभलने में। आप देखें ना कि हमने एक वीडियो देखी थी कि अभी इसमें इनमें भी जिक्र किया गया है कि पर एवरेज क्या एज थी, और एजुकेशन 16%, ठीक है ना। तो कितनी बुरी कंडीशन। आप देखें कि कितने राज्यों में तो 99% लिटरेसी है, यानी कि केरला याद है ना आपको, जो हम हैरान हो गए थे। हम हैरान हो गए, और वो लोग कितने हैरान हो गए जो ये कह रहे हैं कि शायद ये बचे ही ना कंट्री, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये तो बचेंगे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि एक वही वाली बात है कि फिर कुछ बातों का जवाब ऐसा है कि कुछ बातों का जवाब वक्त बेहतरीन तरीके से देता है। बिल्कुल, और सब बातों का जवाब वक्त ही ज़्यादातर बेहतर तरीके से देखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तरफ हम पाकिस्तान का देखते हैं तो मैं सिर्फ एक ही जुमला हर मर्तबा कहता हूँ, हर मर्तबा मेरे जहन में एक ही आता है कि ये 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी को ड्राइवर मिले, एक गाड़ी को लोग मिले चलाने वाले, एक गाड़ी को अच्छे लोग मिले उसको मंजिल तक पहुँचाने के लिए, और दूसरी गाड़ी अभी चल ही नहीं पा रही। चलाना तो दूर की बात, सही लोग ये भी डिसाइड नहीं हो पा रहे कि कौन ड्राइव करेगा, कौन इस मुल्क को चलाएगा, या सही बंदा अभी तक नहीं मिल पा रहा। ट्रैक पर कब आएगी, ऑन द वे कब होगी, वो तो छोड़ दें। अभी ड्राइवर का ही इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई अच्छा, और मज़े की बात अवेलेबिलिटी भी नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको कोई दिखता ही नहीं कि यार ये बेहतर है या ये बेहतर है, मतलब सारे एक जैसे। अच्छा, वहाँ पे देखें तो ऐसा लगता है बहुत ऑप्शन है। एस जयशंकर को ले लें, मोदी जी को ले लें, योगी जी को ले लें, ऐसा लगता है वहाँ तो मतलब एक पटारा है, फुल है।
बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना, एक नहीं तो एक सही, एक नहीं तो एक सही। यहाँ तो हम नजरें दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ साइंस साइंस करता हुआ बस दिखता है, और वही घिसे पिटे लोग जिनको हम आजमा चुके हैं, जो करप्ट है बुरी तरह, बस बिल्कुल। वही दिखते और हैं। सब अच्छा मज़े की बात, सबको पता है, पता है, सबको पता है कोई ये ढकी कौन, छुपी बात नहीं है। और सब जानते हैं, सबको पता है क्या हालात है पाकिस्तान के और किस तरह से हालात हैं और किसकी वजह से हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वही कोई आपकी वाली नए बात है लोग ना, नए लोग लॉ और आते, ऑर्डर वाली बात आ हाँ गई ना यहाँ पे, कि अमीर के लिए और गरीब के लिए यकसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत 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 बड़ी खबर इंडिया की जानिब से, आप लोगों की जानिब से, और बहुत एक बड़ी गुड न्यूज़। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत बड़ी खबर, और आने वाले वक्त में मज़ीद मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। ऐसा ही है, हमें बहुत रेडी रहना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।